साल है 1952। दुनिया डर और खौफ से देख रही है। प्रशांत महासागर के ऊपर पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली एक मशरूम बादल उठ रहा है। यह हाइड्रोजन बम की शुरुआत है, एक ऐसा हथियार जो किसी और से अलग है। इसकी ताकत हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह करने वाले परमाणु बमों से कहीं ज्यादा है। यह एक ऐसा हथियार है जो पल भर में पूरे शहर को तबाह कर सकता है। हाइड्रोजन बम युद्ध की प्रकृति को हमेशा के लिए बदल देता है। हाइड्रोजन बम, जिसे जिसे थर्मोन्यूक्लियर बम भी कहा जाता है, परमाणु बलों की हमारी समझ और हेरफेर में एक महत्वपूर्ण छलांग का प्रतिनिधित्व करता है। यह अभूतपूर्व विनाशकारी क्षमता के युग की शुरुआत करता है। इस नई शक्ति के साथ एक गहरी जिम्मेदारी आती है, इसके निहितार्थों को समझने और ऐसे भविष्य के लिए प्रयास करने की जिम्मेदारी जहां ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कभी न हो। हाइड्रोजन बम को समझने के लिए हमें पहले सितारों के केंद्र की यात्रा करनी चाहिए। तारे विशाल खगोलीय भट्टियां हैं जो परमाणु संलयन की प्रक्रिया द्वारा संचालित होती हैं। फ्यूजन तब होता है जब दो हल्के परमाणु नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा ही सितारों को चमकती है और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने वाली रोशनी और गर्मी प्रदान करती है। हमारे अपने सूर्य सहित तारों में सबसे आम प्रकार का फ्यूजन हीलियम बनाने के लिए हाइड्रोजन नाभिकों का फ्यूजन है। हालांकि इस प्रक्रिया के लिए अविश्वसनीय रूप से उच्च तापमान और दबाव की आवश्यकता होती है, ऐसी स्थितियां जो केवल सितारों के केंद्र में पाई जाती हैं। वैज्ञानिकों ने लंबे समय से पृथ्वी पर इस तारकीय प्रक्रिया को दोहराने की मांग की है। उम्मीद है कि फ्यूजन को एक स्वच्छ और लगभग असीम ऊर्जा स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। हालांकि फ्यूजन के लिए आवश्यक चरम स्थितियों को प्राप्त करना एक बहुत बड़ी तकनीकी चुनौती साबित हुई है। विडंबना यह है कि अकल्पनीय विनाश के हथियार की खोज में वैज्ञानिकों ने पहली बार यह उपलब्धि हासिल की थी। हाइड्रोजन बम एक विशिष्ट प्रकार के फ्यूजन रिएक्शन पर निर्भर करता है, जिसे ड्यूटेरियम ट्रिटियम या डीटी रिएक्शन कहा जाता है। ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। आइसोटोप एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। ड्यूटेरियम के नाभिक में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। ट्रिटियम में एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं। डीटी रिएक्शन में एक ड्यूटेरियम नाभिक और एक ट्रिटियम नाभिक एक हीलियम नाभिक और एक न्यूट्रॉन बनाने के लिए फ्यूज होते हैं। यह रिएक्शन भारी मात्रा में ऊर्जा जारी करता है, जो परमाणु बमों को शक्ति प्रदान करने वाले विखंडन प्रतिक्रियाओं में जारी ऊर्जा से कहीं अधिक है। डीटी रिएक्शन सबसे कारगर ज्ञात फ्यूजन रिएक्शन है, जिसका अर्थ है कि इसे होने के लिए सबसे कम तापमान और दबाव की आवश्यकता होती है। फिर भी ये स्थितियां अभी भी चरम हैं। धनात्मक रूप से आवेशित ड्यूटेरियम और ट्रिटियम नाभिकों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रतिकर्षण को दूर करने के लिए दसियों लाख डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, जिससे वे मजबूत परमाणु बल के लिए एक साथ बंधने के लिए पर्याप्त करीब आ जाते हैं। सच्ची बहने हो गया। खंड 4, परमाणु रोष को उजागर करने के लिए चरण दर चरण मार्गदर्शिका। फ्यूजन प्रक्रिया। फ्यूजन के लिए स्थितियां बनाना हाइड्रोजन बम बनाने में मूलभूत चुनौती है। विखंडन बम एक ट्रिगर के रूप में कार्य करता है, जो फ्यूजन रिएक्शन को शुरू करने के लिए आवश्यक अत्यधिक तापमान और दबाव बनाता है। यहां बताया गया है कि प्रक्रिया कैसे सामने आती है। सबसे पहले विखंडन विस्फोट। विखंडन बम विस्फोटित हो जाता है। यह एक्स-रे और गामा किरणों का एक तीव्र विस्फोट पैदा करता है। टेम्पर का तेजी से विस्तार होता है, जिससे एक विशाल आवक दबाव पैदा होता है। ड्यूटेरियम और ट्रिटियम नाभिक फ्यूज हो जाते हैं, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इसका परिणाम एक थर्मोन्यूक्लियर विस्फोट होता है, जो
खंड 5 हाइड्रोजन बम का निर्माण, विनाश का एक सिम्फनी। हाइड्रोजन बम का डिजाइन भौतिकी और इंजीनियरिंग के बीच एक जटिल और नाजुक नृत्य है। प्रत्येक घटक फ्यूजन के लिए आवश्यक सटीक परिस्थितियों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाइड्रोजन बम के प्रमुख घटकों में शामिल हैं: सबसे पहले विखंडन बम। यह वह ट्रिगर है जो फ्यूजन रिएक्शन शुरू करता है। दूसरा, फ्यूजन ईंधन। यह आमतौर पर ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का मिश्रण एक आवरण होता है, जैसे सीसा या स्टील, जो पूरे बम को घेरता है। यह विखंडन विस्फोट से एक्स रे और गामा किरणों के रिसाव को रोकता है। यह सुनिश्चित करता है कि वे टेम्पर द्वारा अवशोषित हो जाएं और फ्यूजन ईंधन के प्रत्यावर्तन और ताप में योगदान दें। इन घटकों की व्यवस्था, साथ ही विखंडन और फ्यूजन प्रतिक्रियाओं का सटीक। खंड 6 निष्क्रिय कारावास बनाम चुंबकीय कारावास। फ्यूजन के दो रास्ते। हाइड्रोजन बम दो मुख्य प्रकार के होते हैं: निष्क्रिय कारावास फ्यूजन या ICF और चुंबकीय कारावास फ्यूजन या MCF। दोनों प्रकारों का उद्देश्य एक ही लक्ष्य को प्राप्त करना है, फ्यूजन के लिए आवश्यक चरम स्थितियों का निर्माण, लेकिन वे अलग अलग तरीकों का उपयोग करते हैं। निष्क्रिय कारावास फ्यूजन या ICF फ्यूजन ईंधन को संपीड़ित और गर्म करने के लिए लेजरों या एक्स रे पर निर्भर करता है। फ्यूजन ईंधन के एक छोटे से गोली पर ऊर्जा के बीम केंद्रित होते हैं। तेजी से ताप और संपीड़न से ईंधन फूट जाता है, जिससे फ्यूजन शुरू हो जाता है। दूसरी ओर चुंबकीय कारावास फ्यूजन या MCF प्लाज्मा को सीमित करने और गर्म करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करता है, जो कि एक आयनित गैस है। फ्यूजन ईंधन का प्लाज्मा को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा रिएक्टर की दीवारों को छूने से रोकते हुए रखा जाता है। प्लाज्मा को माइक्रोवेव, रेडियो तरंगों या कण बीम का उपयोग करके फ्यूजन तापमान तक गर्म किया जाता है। अधिकांश आधुनिक हाइड्रोजन बमों में ICF का उपयोग किया जाता है। यह MCF की तुलना में अधिक कॉम्पैक्ट और हथियार बनाना आसान है। हालांकि MCF फ्यूजन ऊर्जा के शांतिपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए एक अधिक आशाजनक दृष्टिकोण है, क्योंकि यह निरंतर नियंत्रित फ्यूजन प्रतिक्रियाओं के लिए संभावना प्रदान करता है। खंड 7 हाइड्रोजन बम की विनाशकारी शक्ति, बेकाबू प्रकृति का बल। हाइड्रोजन बम मानव जाति द्वारा बनाए गए अब तक के सबसे शक्तिशाली हथियार हैं। उनकी विनाशकारी शक्ति को मेगाटन TNT समय इक्विवेलेंट में मापा जाता है, जिसमें 1 मेगाटन 1 मिलियन टन TNT द्वारा जारी ऊर्जा के बराबर होता है। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की उपज लगभग 15 किलोटन या 0.015 मेगाटन थी। अब तक विस्फोटित सबसे बड़े हाइड्रोजन बम जार बॉम्बा की उपज 50 मेगाटन थी। यह हिरोशिमा बम से 3333 गुना अधिक शक्तिशाली है। हाइड्रोजन बम के विनाशकारी प्रभाव बहुआयामी और विनाशकारी हैं। सबसे पहले विस्फोट की लहर। प्रारंभिक विस्फोट एक विशाल विस्फोट लहर बनाता है, जो सुपरसोनिक गति से यात्रा करती है, इमारतों को समतल करती है, संरचनाओं को वाष्पीकृत करती है और विस्फोट स्थल पर एक विशाल गड्ढा बनाती है। दूसरा, थर्मल रेडिएशन। विस्फोट थर्मल रेडिएशन के रूप में भारी मात्रा में गर्मी जारी करता है, जो कई मील की दूरी पर 3rd डिग्री बर्न का कारण बन सकता है। तीसरा, रेडिएशन पॉइजनिंग। विस्फोट खतरनाक स्तर के रेडिएशन को भी छोड़ता है, जो रेडिएशन बीमारी और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है,
जिसमें कैंसर भी शामिल है। हाइड्रोजन बम से होने वाले विनाश के विशाल पैमाने को समझना मुश्किल है। यह हमारे पास मौजूद अद्भुत शक्ति और इसके उपयोग को रोकने के लिए हमारे द्वारा वहन की जाने वाली जिम्मेदारी की एक कठोर याद दिलाता है।